हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं वलीमुद्दीन शेख कादरी और अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं आज आप लोगों को, मैंने आपको इसके पहले सेल डिवीजन का प्रोसेस बताया था कि कोई भी डिवीजन, सेल का कोई भी डिवीजन, माइटोसिस हो या मियासिस हो, कोई भी डिवीजन चलने से पहले जो अवस्थाएं चलती हैं, इंटरफेज की अवस्था और यम फेज की अवस्था, इस अवस्था के विषय में मैंने आपको बता दिया है कि इंटरफेज की अवस्था क्या होती है और यम फेज की अवस्था क्या होती है। आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे यम फेज की अवस्था में। सो माय डियर फ्रेंड्स, यम फेज की अवस्था के विषय में अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमारे पास कुछ और भी अवस्थाएं आती हैं जिसके विषय में जान लेना आवश्यक है। जैसे सबसे पहली अवस्था के विषय में हम आपसे बात करेंगे कि न्यूक्लियस का विभाजन। न्यूक्लियस के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। न्यूक्लियस के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। अर्थात एक न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है, सबसे पहले तो न्यूक्लियस डॉर्सोलैटरली फ्लैटेंड होगा, तिरछा होकर के चिपटा हो जाएगा, फिर मिड कंस्ट्रक्शन बिगेन करेगा, बीच से उसमें संकीर्णन होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे संकीर्णित होने के बाद दोनों न्यूक्लियस अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से जो दो न्यूक्लियस बने, वे दोनों न्यूक्लियस अब उनको जो है प्रोटोप्लाज्म चाहिए, सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म चाहिए, तो अपना वो साइटोकाइनेसिस की क्रिया स्टार्ट कर देते हैं। अपनी वो साइटोकाइनेसिस की क्रिया स्टार्ट कर देते हैं, जिस प्रोसेस को कहा जाता है जीव द्रव्यीय विभाजन। जिस प्रोसेस को हम कहते हैं जीव द्रव्यीय विभाजन, या इसको हम कह सकते हैं कि यह कोशिका के अंदर का द्रव है तो कोशिका द्रव्यीय विभाजन, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस ये दो रूपों में देखा गया है। एक को कहा गया सेल ग्रूव मेथड या सेल फरो मेथड, और दूसरे को कहा गया सेल प्लेट मेथड। सेल ग्रूव मेथड में खांच विधि में, कोशिका खांच विधि में बीच से कंस्ट्रक्शन बिगेन करेगा और ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ आकर के मिल जाएगा और एक सेल इधर और एक सेल इधर, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम सेल प्लेट में जो है सेल ग्रूव मेथड बोलते हैं। लेकिन सेल प्लेट मेथड में आउटर वॉल में कोई भी डिवीजन नहीं होगा, बीच में से एक पट्टिका बनती है जो उत्तरोत्तर दोनों दिशाओं में बढ़ती चली जाती है, जो लगातार दोनों दिशाओं में बढ़ती चली जाती है। और यही जो पट्टिका दोनों दिशाओं में लगातार बढ़ती चली जाएगी, यही पट्टिका एक अवस्था ऐसी आती है कि यही पट्टिका जाकर के अपने कोशाभित्ति से मिल जाती है। जब बीच से पट्टी बन करके जाकर के कोशाभित्ति से मिल जाएगी तो एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यह प्रोसेस तब होगा जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा। तो कल मैंने आपको बताया G1 फेज, S फेज, G2 फेज, यम फेज। G1, S, G2 ये तीनों मिलाकर के इंटरफेज बनते हैं। यम फेज वह अवस्था होती है, वह प्रावस्था होती है जिसमें माइटोसिस या मियासिस का डिवीजन चलता है। इस प्रावस्था का सबसे कम समय होता है, 1 से लेकर के 1.5 घंटे 2 घंटे का टाइम होता है। बाकिया का टाइम ऑफ इंटरवल, अंदर टाइम ऑफ इंटरवल यह सेल अपने प्री डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस और पोस्ट डीएनए सिंथेसिस में ले लेता है। तो इस तरह से आपने देखा G1, S, G2 और यम। ध्यान रहे कि जहां पर यम फेज G1, S, G2 चला, उसके बाद एक जो है यम फेज, उसके बाद एक छोटा सा गैप होता है। उस गैप फेज को हम बोलते हैं G0 फेज, या उसको नॉट मीन्स होता है 0, G0 फेज। G0 फेज क्या होती है? कभी कभी ये क्वेश्चन राइज कर दिया जाता है, आपसे पूछ दिया जाता है, व्हाट डू मीन बाय G0 फेज या व्हाट आर G0 फेज। अगर आपसे G0 फेज के विषय में पूछा जाए तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि G0 फेज एक ऐसी अवस्था होती है
जो कि कोशिका को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। क्या करती है? कोशिका को, सेल को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है, तैयार करती है। तो कोशिका को अगर डिवीजन के लिए पर्याप्त जो करती है, यह एक अविभाजित अवस्था है, इसमें विभाजन नहीं होता। जीनाट फेज में डिवीजन नहीं होता है, इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि जीनाट फेज में डिवीजन नहीं होगा। या सिर्फ और सिर्फ सेल के प्रिपरेशन में कोशिका के जो है वो पुनरुद्धारीकरण में एक प्रकार से उसके विकास में यह हेल्पफुल होती है, डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती है, इसीलिए इसको बोला गया जीनाट फेज। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोशिका को समय मिल जाता है अपने डिवीजन के लिए, क्योंकि इसमें विभाजन की कोई प्रावस्था देखी नहीं गई। और यह जीनाट फेज किसी भी सेल के जीवन पर्यंत बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि एक सेल में आपने देखा और अगली सेल में आप उसको नहीं देखेंगे, ऐसा प्रोसेस बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। जीनाट फेज हर प्रावस्था में आप जाएंगे तो वहां पर जीनाट फेज मिलेगी, और जब जीनाट फेज मिलेगी तो जीनाट फेज का अर्थ ही मैंने बता दिया कि एक रेस्टिंग फेज होती है जिसमें किसी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं होता है, कोई विभाजन नहीं होता है। अगली प्रावस्था होती है एमाइटोसिस की। एमाइटोसिस का मतलब होता है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन में आप लोगों ने, सो माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ा होगा आप लोगों ने ईस्ट को, कि जहां पर बडिंग के थ्रू बड बनती है, कलिकाएं बनती हैं, और एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरी सेल में इंटर कर जाता है, न्यूक्लियस का पार्ट इंटर कर जाता है डिवाइड होकर के, और एक बड जो बनती है वो सेपरेट हो जाती है, कट करके वहीं से अलग हो जाती हैं, और जब अलग हो जाती हैं तो अलग हो जाने के पश्चात एक नई सेल का निर्माण कर लेती हैं। तो यह प्रोसेस जीनाट फेज की अवस्था में आता है। इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है एमाइटोसिस, असूत्री कोशिका विभाजन, जहां पर गुणसूत्रों में किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं देखा गया। अगर गुणसूत्रों में किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं देखा जा रहा है, गुणसूत्रों में किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं देखा जा रहा है, तो इसी कारण इसका नाम दिया गया असूत्री विभाजन। अगला विभाजन आता है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, जिसको आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो इसके विषय में मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, कल ही मैंने आपको बता दिया था इस विषय में। ई स्ट्रासबर्गर, वैज्ञानिक ई स्ट्रासबर्गर, ध्यान से नाम सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। साइंटिस्ट ई स्ट्रास, कल मैंने लिखाया है, आपको नोट दिया है इसके विषय में, तो उसी नोट को मैं फिर से आज थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं कि ई स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने 1875 में और डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1879 में, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1879 में माइटोसिस नाम दिया। माइटोसिस नाम देने का श्रेय जाता है डब्ल्यू फ्लेमिंग को, और उसके विषय की विभिन्न प्रावस्थाओं का अध्ययन जो किया है वो ई स्ट्रासबर्गर और डब्ल्यू फ्लेमिंग ने मिलकर के किया है। ई स्ट्रासबर्गर और डब्ल्यू फ्लेमिंग ने इनके बीच की अवस्थाओं का मिलकर के अध्ययन किया है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो माइटोसिस की अवस्था चल रही है, जो समसूत्री कोशा विभाजन की अवस्था चल रही है, समसूत्री कोशा विभाजन माइटोसिस, इसका मतलब सीधा अर्थ पहले समझिए कि समसूत्री कोशा विभाजन है क्या। अर्थात जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अपने जनकीय गुणसूत्रों की संख्या के बराबर हो जाती है। एक ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अपने जनकीय गुणसूत्रों की संख्या के बराबर रहती है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम कहते हैं कि समसूत्री कोशिका विभाजन है। अर्थात समसूत्री, जितने गुणसूत्र इसके पेरेंट्स में पाए गए उतने ही गुणसूत्र इसके डॉटर में पाए जा रहे हैं। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए क्वाड्री कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं अलीमुद्दीन से क्वाड्री आपको बता रहा हूं कि जो सेल डिवीजन का माइटोसिस फेज है, माइटोसिस की जो प्रोफेज होती है, प्रोफेज में 4 फेजेस देखी गई। प्रोफेज में 4 फेजेस, नाम नोट करिएगा, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज, प्रोमेटाफेज। अर्ली प्रोफेज प्रारंभिक पूर्वावस्था बोला जाता है इसको, अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में होता क्या है? अर्ली प्रोफेज में
सबसे पहले जो गुणसूत्र देखा, अर्ली प्रोफेज जो अवस्था सबसे पहले देखते हो, अर्थात गुणसूत्र पतले लंबे धागे जैसी संरचनाओं में फैल करके पूरी कोशिका में समान रूप से फैले हुए होते हैं। केंद्रक सुस्पष्ट दिखाई देता है, केंद्रक सुस्पष्ट दिखाई देता है। समस्त कोशिकांग जो है वह सिकुड़ करके कंस्ट्रक्ट होकर के मिड में आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, और न्यूक्लियोलस भी दिखाई देता है। और यहाँ पर तारक काय की सबसे बड़ी विशेषता होती है, क्योंकि तारक काय जो होता है, तारक काय सेंट्रोमियर जिसको कहा जाता है, तारक काय जो होता है, यही तारक काय जो होता है वो अपने अंदर से स्पाइंडल फाइबर को, तर्क उपकरण को बाहर निकालता है, जो सीधा जाकर के गुणसूत्रों से बंध जाते हैं और गुणसूत्रों से बंध कर उसको खींचने का काम करते हैं। तो जब तक तारक काय टूटेगा नहीं तब तक ये विपरीत ध्रुवों की तरफ पोलराइज नहीं होगा, ध्रुवीकृत नहीं होगा। तो तारक काय यहाँ पर टूट नहीं रहे हैं अर्ली प्रोफेज में। मिडिल प्रोफेज में तारक काय टूटते हैं और टूट करके धीरे धीरे विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करना प्रारंभ करते हैं। गुणसूत्रों की अवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, छोटा होना शुरू करते हैं और मोटा होना, जैसे छोटे होंगे तो मोटे होंगे और बड़े होंगे तो पतले होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, गुणसूत्र अगर छोटा हो रहा है तो वो मोटा होगा और बड़ा हो रहा है तो पतला होगा। इस प्रकार से गुणसूत्रों की स्थिति देखी गई। अब आइए आगे देखा जाए कि ये तो हो गया अर्ली प्रोफेज। मिडिल प्रोफेज में होता क्या है, गुणसूत्र धीरे धीरे अपने इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ पहुंचना शुरू कर देते हैं। सेंटर से टूट करके इस साइड में मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। जब ये टूट करके स्प्लिट होकर यहाँ से स्प्लिट होंगे और स्प्लिट होकर इस तरह से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ के बीच एक जो है एक धागे जैसी संरचना बन रही है। इस धागे जैसी संरचना को हमने कहा स्पाइंडल फाइबर। क्या बोला? स्पाइंडल फाइबर बोला हमने। अब ये स्पाइंडल फाइबर का बनना प्रारंभ हो गया है। अब यहाँ पर स्पाइंडल फाइबर बन रहे हैं, गुणसूत्र छोटे और मोटे हो रहे हैं और ये धीरे धीरे पहुंचना शुरू करेंगे। ये मिडिल प्रोफेज में आता है। लेट प्रोफेज में पूर्णतः पहुंचने की स्थिति में हो जाते हैं, लगभग अपोजिट पोल्स पर पहुंचने की स्थिति में हो जाते हैं। यहाँ पर इस तरह से आ जाते हैं। अभी यहाँ पर आ जाएंगे तो ये पहुंच जाएंगे और ये इनसे जो है स्पाइंडल फाइबर तर्क उपकरण इनसे निकलना शुरू कर देते हैं और गुणसूत्रों से जाकर के क्रोमोमियर से जाकर के जुड़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा कि जाकर के जुड़ना शुरू कर दे रहे हैं, ये जाकर के जुड़ना शुरू कर दे रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। गुणसूत्र जो है वो लेट प्रोफेज में स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया और तर्क उपकरण जो है वो धीरे धीरे अपोजिट पोल्स पे आ गए। प्रोमेटाफेज की कंडीशन में क्या होता है? प्रोमेटाफेज की कंडीशन मैंने आपको बताया कि गुणसूत्र जो सेंट्रोमियर जो होते हैं इट डायरेक्टली सैचुरेटेड टू अपोजिट पोल्स, क्रोमोमियर इज डायरेक्टली सैचुरेटेड टू अपोजिट पोल्स। ये विपरीत ध्रुवों पर सीधा जाकर के जुड़ जाते हैं, रुक जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। अगर ये यहाँ पर चले आए इस तरह से देख रहे हैं और न्यूक्लियर वाल यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट करेगी, ये प्रोमेटाफेज की कंडीशन है, क्योंकि मेटाफेज में न्यूक्लियस गायब हो जाएगा और प्रोमेटाफेज में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर वाल ब्रेक करना स्टार्ट कर दी है। जब न्यूक्लियर वाल ब्रेक करना स्टार्ट कर देगी तो ये देख सकते हैं आप, न्यूक्लियर वाल ब्रेक करना स्टार्ट कर रही है, ये टूटना प्रारंभ कर देती है। जब ये टूटना प्रारंभ करेगी तो ये धीरे धीरे जाकर के मिलना शुरू कर देंगे। अब ये टूट जाएगी तो ये पूरी तरह से घुल जाएंगे साइटोप्लाज्म में। कंफर्म हो गया ना? इस तरह से अगर ये न्यूक्लियर वाल ये समाप्त हो गई, यहाँ देखिए ये धीरे धीरे ये न्यूक्लियर वाल क्या करेगी, जो ब्रेक कर रही थी वो टूट गई। न्यूक्लियर अब आ रहे हैं हम, ये तो प्रोफेज की अवस्थाएं कंप्लीट हो जाती हैं। प्रोफेज की अवस्था कंप्लीट, प्रारंभिक पूर्वावस्था कंप्लीट हो गई। कितनी अवस्थाएं आई? 4 अवस्थाएं आई। कौन कौन सी? अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज, प्रोमेटाफेज। ये 4 अवस्थाएं आई। जिन 4 अवस्थाओं में मिलकर के गुणसूत्रों का पूरी तरह से डिवीजन कर दिया। अब देखिए कि यहाँ पर 4 अवस्थाएं मिलकर के इस तरह से प्रिपेयर कर दिया कि अब सेल डिवीजन के लिए स्टार्ट हो गई। आ जाइए मेटाफेज में। मेटाफेज में ना तो न्यूक्लियस दिखाई देता है और ना ही न्यूक्लियोलस दिखाई देता है। 2 कमेंट याद रखिएगा। न्यूक्लियस इज कंप्लीटली डिसअपीयर, न्यूक्लियस इज कंप्लीटली डिसअपीयर एंड न्यूक्लियोलस इज ऑलवेज डिसअपीयर। न्यूक्लियोलस हमेशा खत्म हो जाएगा
यहाँ इस अवस्था में बाद में आ जाए उसकी अलग बात है। अभी हम डाटा सेल लेके आएंगे तो वहां पर आ जाएगा, लेकिन तब तक के लिए खत्म है। अब प्रश्न ये उठता है, अगर न्यूक्लियोलस यहाँ पर एक बार उपस्थित है, फिर एब्सेंट हो जा रहा है, फिर प्रेजेंट हो रहा है, आखिर इसका वर्क क्या है? इसके वर्क के विषय में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काफी समय तक रिसर्च किया और जाकर अंत में सिर्फ इतना ही बता पाए, अभी अब तक की जो जानकारी मिली है वो सिर्फ इतना ही बता पाए कि यह सेल के डिवीजन के लिए, कोशिका के विभाजन के लिए प्रिपेयर करती है या न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। एक स्पेसिफिक हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जिससे कि पौधे के अंदर के जो गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम्स हैं, वे पूरी तरह से वेल डेवलप्ड हो जाएं। अगर ये पूरी तरह से वेल डेवलप्ड हो जाएंगे तो डिवीजन आसान हो जाएगा। अगर ये वेल डेवलप हो गए, आप देख सकते हो इनके वेल डेवलप हो जाने के बाद इनका कोई काम ही नहीं है न्यूक्लियोलस का। इसके वेल डेवलप हो जाने के बाद अब कोई काम नहीं है, ये कहां रह रहे हैं, कहां जा रहे हैं, तो इसका दोबारा लौट करके आना आ जाएगा जो है, उसको हम डाटा सेल में लेकर के आएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे अगली फेज हमारी आती है प्रोफेज के बाद। हमारी पहली फेज होती है जिसका नाम हमने प्रोफेज दिया है, इसका नाम हमने प्रोफेज दिया है। हमारी दूसरी अवस्था आती है जिसको हम मेटाफेज का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मेटाफेज का नाम देते हैं। और मेटाफेज की प्रावस्था में गुणसूत्र हमेशा जो है वह मध्यवर्ती पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। क्रोमोसोम इज ऑलवेज सैचुरेटेड टुवर्ड्स इक्वेटोरियल प्लेट। क्रोमोसोम इज ऑलवेज सैचुरेटेड टुवर्ड्स इक्वेटोरियल प्लेट। क्रोमोसोम मध्यवर्ती पट्टिका पर व्यवस्थित होने की प्रावस्था में है, अर्थात क्रोमोसोम अपने मध्यवर्ती पट्टिका पर, बीच की पट्टी पर आ जाते हैं। जब बीच की पट्टी पर आ जाएंगे दोनों साइड से ये जो है खाली हो जाएगा। न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, न्यूक्लियस डिसअपीयर, क्रोमोसोम इज सैचुरेटेड टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। और ये अपोजिट पोल पर आ गए एंड ऑल क्रोमोसोम्स इज शिफ्टेड इन ए इक्वेटोरियल प्लेट। मींस सेंट्रोसोम इज सैचुरेटेड टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, क्रोमोसोम सैचुरेटेड टुवर्ड्स इक्वेटोरियल प्लेट। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस इज कंप्लीटली डिसअपीयर। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस पूरी तरह से विलुप्त हो जाते हैं। एक किसका सिम्टम मैंने बताया? ये सिम्टम मैंने बताया आपको मेटाफेज का। ध्यान रहे, ये सिम्टम मैंने बताया आपको मेटाफेज का। आइए एनाफेज को देखा जाए। एनाफेज जिसको हम कहते हैं कि यह एक ऐसी प्रावस्था होती है। एनाफेज को अगर हम देखा जाए तो एनाफेज के विषय में आप देख सकते हैं, फिगर ध्यान से देखिएगा कि एनाफेज के विषय में, एनाफेज को हम कहते हैं हिंदी में पश्चावस्था। क्या बोलते हैं इसको? पश्चावस्था बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम पश्चावस्था बोलते हैं, एनाफेज बोलते हैं। एनाफेज, ANAPHASE, आप लोग यहां लिखा हुआ मिलेगा एनाफेज, देख रहे हैं ना? एनाफेज में क्या देखा आपने? गुणसूत्र जो मध्यवर्ती पट्टिका पर होने चाहिए, जो बीच की प्लेट पर होने चाहिए थे, ये बीच की प्लेट से हट रहे हैं, ये दूर भाग रहे हैं, तो ये बीच की प्लेट से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इक्वेटोरियल प्लेट से धीरे धीरे दूर भाग रहे हैं। क्यों दूर भाग रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तारककाय जो है वो विपरीत ध्रुव पर व्यवस्थित होकर के स्पाइंडल फाइबर को डायरेक्ट क्रोमोमीयर से ले आकर के यहाँ पर जोड़ देता है। और डायरेक्ट क्रोमोमीयर से जोड़ देते हैं तो ये जो लंबे हैं, जब ये सिकुड़ना प्रारंभ करेंगे, सीधी सी बात है कि लंबाई जिनकी ज्यादा, जब ये सिकुड़ेंगे तो अपनी साइड में क्रोमोसोम को, गुणसूत्रों को अपनी साइड में खींचेंगे। अगर ये लंबे हैं तो यहाँ पर गुणसूत्र है, अगर ये खींच रहे हैं तो गुणसूत्रों को अपनी साइड में खींचना प्रारंभ कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो गुणसूत्र इस दिशा में यहाँ पर खींचना प्रारंभ करते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ की अवस्था में जो आपको जो इंपॉर्टेंट कमेंट देना होगा, वह इंपॉर्टेंट कमेंट ये देना होगा कि गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की तरफ खींचना प्रारंभ करते हैं। केंद्रक पूरी तरह से विलुप्त, केंद्रिका पूरी तरह से विलुप्त, कोशिका भित्ति पूर्णतया स्पष्ट और गुणसूत्र बिंदु स्पष्ट दिखाई देते हैं। जहां पर तर्क उपकरण जाकर के बिध जाते हैं, जहां पर तर्क उपकरण स्पाइंडल फाइबर डायरेक्टली अटैच टू द क्रोमोमीयर,
स्पाइंडल फाइबर इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द क्रोमोमियर। यहां पर स्पाइंडल फाइबर सीधा क्रोमोमियर से आकर के जुड़ जाता है। एंड इट पुल्स, नॉट इट पुश, इट पुल, खींचता है, पुश धक्का नहीं देता, खींचता है। कहां खींचता है? अपोजिट पोल्स की साइड में। अपोजिट पोल्स की साइड में इसको खींचना प्रारंभ करेगा, प्रारंभ करता है। अगली प्रावस्था जो आती है वो टीलोफेज की आती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर देखिएगा टीलोफेज, टीलोफेज की प्रावस्था में गैप दिखाया गया है ना, ध्यान से देखिएगा फिगर में। यहां पर फिगर में गैप दिखाया गया है, अर्थात एक तर्क उपकरण धीरे धीरे छोटे और मोटे होना प्रारंभ करते हैं। तर्क उपकरण धीरे धीरे छोटे और मोटे होना प्रारंभ करते हैं। जब यह तर्क उपकरण छोटा और मोटा हो जाएगा, तो अगर तर्क उपकरण छोटा और मोटा हो गया है तो स्पष्ट है कि अगर इसकी लंबाई छोटी हो रही है, यहाँ पर जो है धीरे लंबाई छोटी हो रही है, देख रहे हैं खिंचाव हो रहा है, ये विपरीत ध्रुवों की तरफ आकर्षित हो रहा है, चले आ रहे हैं, खींचते हुए चले आ रहे हैं। और ये धीरे धीरे खींच करके न्यूक्लियस की साइड, यहाँ के अपोजिट पोल्स की साइड में आकर के व्यवस्थित होना प्रारंभ कर देते हैं। ये होता है टीलोफेज की अवस्था में, जिसको हम अंत्यावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंत्यावस्था बोलते हैं। तो अंत्यावस्था में ये स्पाइंडल फाइबर छोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, गुणसूत्र धीरे धीरे लंबाई में देख रहे हैं बढ़ना शुरू कर रहे हैं। इनकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर रही है। इनकी लंबाई जो है, ये लंबाइयां धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर रही है। इनकी लंबाइयां ये बढ़ना शुरू कर देती हैं। और वहां की स्थिति में आप देख सकते हैं कि ये जो क्रोमोमियर हैं, ये जो क्रोमोमियर हैं, ये जो है पहुंच रहे हैं अपोजिट पोल्स की साइड में। जब ये अपोजिट पोल्स की साइड में पहुंच रहे हैं, तो इस प्रकार से ये क्रोमोमियर ये डिवाइड होकर के पहुंच रहे हैं। क्रोमोमियर का डिवीजन, गुणसूत्रों का विभाजन, यह डीएनए के डुप्लीकेशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। क्योंकि यह जो है माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस एक ऐसा कोशिका विभाजन होता है, जो कि माइटोसिस एक ऐसा कोशिका विभाजन होता है जो कि अपने जनकीय गुणसूत्रों की संख्या के बराबर गुणसूत्रों को लेकर के पुत्री कोशिकाओं में पहुंचता है। अर्थात पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह जनकीय कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। तो यहां पर आप देख रहे हो ये सिंथेसाइज करके डबल हो गया है, लेकिन हाफ नहीं हुआ है। हाफ किसमें होगा? हाफ होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो वो मियासिस में होगा, माइटोसिस में हाफ नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो अभी हम माइटोसिस को पढ़ रहे हैं। तो माइटोसिस के केस में डिवाइड हो गया और डिवाइड होकर के अपोजिट पोल्स की साइड में मूव कर रहा है। अब ये मूव कर दिया, टीलोफेज में क्या देखा आपने कि अपोजिट पोल्स की साइड में पहुंच गए। अब जब अपोजिट पोल्स की साइड में पहुंच गए तो यहाँ पर एक सेल के अंदर देख रहे हैं ना, सेल वॉल देख रहे हैं ना, ये जो बाहर आप देख रहे हो यही जो है यही सेल वॉल होती है। क्या होती है? इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। तो आपने देखा ये जो सेल वॉल बनी, इसी सेल वॉल के अंदर ही है सारे गुणसूत्र इसके। और यहाँ पर आप देख रहे हो सेल वॉल के अंदर जो सारे गुणसूत्र है, अब ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर फिर से आप देख रहे हो कि जो अपनी अंतिम प्रावस्था है, अपनी अंतिम प्रावस्था है, टीलोफेज की जो अंतिम प्रावस्था होती है, टीलोफेज फर्स्ट और टीलोफेज सेकंड, दो प्रावस्थाएं देखी गई। फर्स्ट की प्रावस्था में आपने देखा कि पहुंच गया अपोजिट पोल्स पर। सेकंड की प्रावस्था में आप क्या देख रहे हो कि ये पूरी तरह से व्यवस्थित हो गए और गुणसूत्र फिर से पहले जैसे हो गए, पतले लंबे धागे जैसी संरचना में। देख रहे हैं आप, ये सब पतले लंबे धागे जैसी संरचनाओं में ये दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ये सब पतले लंबे धागे जैसी संरचनाओं में इस तरह से गुणसूत्र आप देख सकते हैं, ये पतले लंबे धागे जैसी संरचनाओं के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ये केंद्रिका है और यहाँ पर भी ये केंद्रिका है। तो ये केंद्रिकाएं भी सुस्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। केंद्रक भित्ति भी स्पष्ट हो जाता है, केंद्रक भित्तियां भी बनना प्रारंभ हो जाती हैं। और आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दो केंद्रक एक इस साइड में दिखाई दे रहा है और एक इस साइड में दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद का प्रोसेस होता है काइनेसिस का प्रोसेस, जिसका अर्थ होता है डिवीजन। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको काइनेसिस के प्रोसेस में समझाना चाह रहे हैं। आप देखिए, थ्रू कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं अलीमुद्दीन से कादरी आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से काइनेसिस का डिवीजन हो रहा है। काइनेसिस
मीन्स विभाजन जो है किस प्रकार से हो रहा है। अब आप देखिएगा डिवीजन की प्रावस्था के लिए सपोज दैट ये पूरी सेल हो गई। अब आपने देखा ये पूरी की पूरी सेल हो गई। अब ये जो पूरी की पूरी सेल हो गई तो इसको डिवाइड होने के लिए हमारे पास दो विकल्प बचते हैं। या तो पहला विकल्प बचता है प्लेट मेथड, एक बीच में एक पट्टिका बनती है, ये पट्टिका धीरे 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 दोनों साइड में इस तरह से बढ़ती चली जाती है। और जब पट्टिका दोनों साइड में बढ़ती चली जाएगी तो यहाँ पर जाकर इस साइड में, यहाँ पर इस साइड में, ऐसे जाकर के ऐसे जाकर के ऐसे जाकर के मिल जाती है। अब पट्टिकाएं ऐसे जाकर के मिल जाती हैं, पट्टिकाएं ऐसे जाकर के मिल जाती हैं, तो इस तरह से एक सेल इस साइड बन जाएगी, एक सेल इस साइड बन जाएगी। इस मेथड को बोला जाएगा सेल प्लेट मेथड। क्या बोलते हैं इसको? सेल प्लेट मेथड बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा इसको सेल प्लेट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल प्लेट मेथड बोलते हैं। अब ये हो गया सेल प्लेट मेथड। कोशिका पट्ट विधि इसको कहा जाता है। इसको सामान्य रूप से कोशिका पट्ट विधि कहा जाता है, सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड में यहाँ पर जो फिगर आप देख रहे हो, आप इसी फिगर को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपने देखा है कि ये जो डिवीजन, यहाँ पर आपने देखा कि ये जो सेल हो गई और यहाँ पर ये देखिएगा ये धीरे धीरे ग्रुप बन रहा है। अभी प्लेट का फॉर्मेशन मैंने यहाँ शो नहीं किया है, तो अगले अपने टॉपिक पर देखिएगा। ये पहला मेथड है जो सेल प्लेट मेथड मैंने आपको बताया। ये प्लेट बन करके डिवाइड कर रही है, दो अलग अलग कोशिकाओं का, पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर रही है। लेकिन हमारा जो सेकंड प्रोसेस आता है वो होता है सेल ग्रूव मेथड, GROOVE। ग्रूव मीन्स होता है खांच, खांच मीन्स होता है गड्ढा। सेल ग्रूव मेथड। अब ग्रूव मेथड देखिएगा, ये पट्टिका का निर्माण हुआ, पट्टिकाएं पहुंच गई और ये हो गया। अगला मेथड आप देखिए, ग्रूव मेथड में क्या होता है? ग्रूव मेथड में इस तरह से बीच में किसी भी प्रकार की पट्टिका का निर्माण नहीं होगा। सेल प्लेट मेथड में, सेल ग्रूव मेथड में किसी प्रकार की पट्टिका का निर्माण नहीं होगा। सेल प्लेट मेथड में पट्टिका का निर्माण होता है जो उत्तरोत्तर दोनों दिशाओं में बढ़ करके या जो है कोशिका को दो भागों में बांट देता है। लेकिन ग्रूव मेथड में आप देखेंगे इस तरह से ऐसे बनना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर फिगर आप ध्यान से देखिएगा, तो इस फिगर में स्पष्ट हो गया है, ग्रूव मेथड में स्पष्ट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। अब ये बीच में एक ग्रूव बन गया, इसको ग्रूव बोला गया, खांच बोला गया। यही ग्रूव धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे इस तरह से आकर के, ऐसे धीरे धीरे इस तरह से आकर के, ऐसे धीरे धीरे इस तरह से आकर के ये मिल जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपने क्या देखा? ये ग्रूव मेथड के थ्रू ये जाकर के एक खांच विधि के द्वारा आकर के ये जाकर के बीच से आकर के मिल गए। अब ये जब मिल गए तो यहाँ पर एक सेल इस तरह से अलग हो गई और दूसरी सेल इस तरह से अलग हो गई। अब यहाँ पर ये जो है सेल वॉल बनाया ही है, अभी आपने इसको सेल वॉल को कवर करते हुए देखा ही है। सेल वॉल ये बनाए, इसको हम बोलेंगे सेल वॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलेंगे। यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। और इसके अंदर बन जाता है, क्या बन जाता है? न्यूक्लियोलस बन जाता है। अब ये न्यूक्लियोलस बन गए। अब यहाँ पर जब न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर केंद्रिका का निर्माण हो गया, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म आ जाएंगे। इस तरह से भर गए साइटोप्लाज्म इसमें, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारी क्रियाएं हो रही हैं। साइटोप्लाज्म यहाँ पर बन गए, और साइटोप्लाज्म बनने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसके अंदर यहाँ पर अब ये गुणसूत्र जो आप देख रहे हो, ये पतले पतले लंबे लंबे धागे जैसी संरचनाओं के रूप में ये बिखरे हुए दिखाई देते हैं। ये पतले पतले लंबे लंबे धागे जैसी संरचनाओं के रूप में ये दिखाई देते हैं। इस तरह से आपने देखा फिगर के थ्रू कि ये फिर से अपनी प्रारंभिक प्रावस्था जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। अब पट्टिका भी धीरे धीरे समाप्त होती है, यहाँ पर जो है ये भी धीरे धीरे समाप्त होती है। जब पट्टिका का निर्माण समाप्त हो जाता है, ये आकर के यहाँ से ऐसे आकर के इसको मिला लेते हैं, और यहाँ से आकर के इसको मिला लेते हैं। इस तरह से आपने देखा कि एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है।
एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। जब एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया तो इन दो नई बनने वाली कोशिकाओं को हम पुत्री कोशिका बोलते हैं या डॉटर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अपने जनकीय गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अपने जनकीय गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। इस तरह से आपने देखा कि ये गुणसूत्रों की संख्याएं जो है बराबर हो जाती हैं। और इस तरह से आपने देखा कि जो काइनेसिस की प्रावस्था होती है, मैंने आपको बता दिया कि काइनेसिस की प्रावस्था दो भागों में बटी हुई होती है। एक को कहा जाता है साइटोकाइनेसिस, जीवद्रव्यीय विभाजन कहा जाता है, कोशिका द्रव्यीय विभाजन कहा जाता है, और दूसरे को कैरियोकाइनेसिस, कैरियन मींस न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद ही आप देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियस जो है दो अलग अलग जो है पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पर ये अलग अलग न्यूक्लियस हो गए, तो ये न्यूक्लियोलस का डिवीजन हो गया। अब इसके डिवीजन के परिणाम स्वरूप अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो गया है, और इन दो पुत्री कोशिकाओं में ऊपर से सेलवाल है, ध्यान से देखिएगा, और ये केंद्रक हो गया, इसमें ये केंद्रक हो गया, और यहाँ पर ये जो है इसको हम केंद्रिका बोलते हैं यहाँ पर ये, और इसको क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। तो आपने पुत्री कोशिकाओं में देखा कि गुणसूत्रों की संख्या अपने जनकीय कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। इस कोशिका विभाजन की यही सबसे बड़ी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यह एक ऐसा कोशिका विभाजन है, यह एक ऐसा कोशिका विभाजन है जिस कोशिका विभाजन में आप देख सकते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या अपने जनकीय गुणसूत्रों की संख्या के बराबर हो जाती है। जब गुणसूत्रों की संख्या अपने जनकीय गुणसूत्रों की संख्या के बराबर हो गई है तो इसको हमने कहा दो अलग अलग सेलों में डिवाइड हो गए, एक सेल यहाँ दोनों अलग अलग सेल हो गई। इन्हीं दोनों अलग अलग सेल को हम कहते हैं कि यही जो है पुत्री कोशिकाएं हैं, यही जो है डॉटर सेल्स हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये काइनेसिस जो है, काइनेसिस के बाद आ गया ये डॉटर सेल फॉर्मेशन, ये पुत्री कोशिकाओं का निर्माण। अब यहाँ पर ये पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। जब ये पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं, फिर इन पुत्री कोशिकाओं के बन जाने के उपरांत हम देखते हैं अब डिवीजन किस प्रकार का होना है, कैसे होना है। अब यहाँ पर ये फिर से प्रौढ़ होंगी, फिर से विकसित होंगी और एक प्रौढ़ कोशिका का निर्माण कर देती हैं। मैं थ्रू कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपको बता रहा हूँ। फिर से ये प्रौढ़ हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, और मैच्योर हो जाने के बाद फिर ये सेल की तरह से आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में, प्लांट की बॉडी में पूरी तरह से वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं, कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। और इनका कार्य तब तक चलता रहता है जब तक इसमें डिवीजन फिर से प्रारंभ ना हो जाए। तो ध्यान देंगे, इस तरह से एक सेल को डिवाइड होने में 10 से लेकर के 30 घंटे तक का समय लगता है। एक सेल को डिवाइड होने में 10 घंटे से लेकर के 30 घंटे तक का समय लगता है। सबसे कम समय अगर कोई सेल डिवीजन के लिए लेती है तो वह ईस्ट की सेल होती है, खमीर की कोशिका होती है, जो ज्यादा से ज्यादा 90 मिनट अर्थात 1.5 आवर्स का टाइम लेती है। आधे घंटे, 1.5 घंटे का समय लेती है। 1.5 आवर्स जो है 1 घंटे और आधे घंटे अर्थात टोटल 1.5 घंटे का समय लेती है। इस तरह से 1.5 घंटे का समय ईस्ट की कोशिका लेती है। लेकिन अगर हम और की केस में जाएं, प्लांट के केस में जाते हैं सेल डिवीजन को देखने के लिए, रूट के अंदर, शूट के अंदर, जहां भी प्लांट में जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस दिखाई दे रहा हो, जहां भी पौधों के अंदर विभाजन की स्थिति दिखाई दे रही हो, अगर वहां पर हम पहुंचते हैं, वहां की स्थिति को देखते हैं, तो वहां की स्थिति को देखकर हमें स्पष्ट कर लेते हैं कि डिवीजन तो हो रहा है इसमें, विभाजन तो हो रहा है इसमें। क्यों? क्योंकि डिवीजन नहीं होगा पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, विभाजन नहीं होगा पौधे के अंदर जो है ब्रांचेस का डेवलपमेंट नहीं होगा, ब्रांचेस नहीं आएंगी, उसमें जो है एपिकल पॉइंट्स पर डेवलपमेंट नहीं होंगे, रूट का डेवलपमेंट नहीं होगा। मींस न तो रूट का डेवलपमेंट होगा न तो शूट का डेवलपमेंट होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, रूट का भी डेवलपमेंट हो, शूट का भी डेवलपमेंट हो, तब कहीं जाकर हम ये कहते हैं कि मेरे प्लांट का डेवलपमेंट हुआ, मेरे पौधे का विकास
हुआ। तो यहाँ पर पौधों के विकास के लिए यह आवश्यक हो गया है कि डिवीजन हो, और चाहे वो माइटोसिस का डिवीजन हो, चाहे वो एमाइटोसिस का डिवीजन हो, चाहे वो मियासिस का डिवीजन हो। फर्क यह होता है कि माइटोसिस के केस मैंने अभी आपको बताया कि एक जनकीय कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अपने जनकीय कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अपने जनकीय कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। यह प्रावस्था मैंने आपको बताया है, यह माइटोसिस के केस में। और मियासिस के केस में अगर हम देखते हैं, तो मियासिस के केस में देखते हैं तो मियासिस के केस में यही बात जाकर के दोबारा डिवीजन, जो आपने फर्स्ट जो आपने पहली अवस्था देखा, अब यही मियासिस के केस में डिवाइड हो जाएगा, जो प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, काइनेसिस सेकेंड, अर्थात डिवीजन 2 बार हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, आप बताइए, अगर एक बार का विभाजन हो रहा है तो 2 कोशिकाएं बन रही है, अगर 2 बार डिवीजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4। तो मियासिस के केस में 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है और माइटोसिस के केस में 2 सेल का निर्माण होता है। इस तरह से आपने सेल के डिवीजन के विषय में देखा, और जो मैंने टॉपिक आपको दिया, ये सेल के डिवीजन का टॉपिक दिया है। और आज मैंने आपको अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, मेरा यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी, इस माध्यम से मैंने माइटोसिस सेल डिवीजन के विषय में आज आपको क्लियर कर दिया कि माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है, फिर से समझ सुनिए यार, सारांश इसका। तो माइटोसिस सेल डिवीजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, काइनेसिस, ये अवस्थाएं हो गई। और प्रोफेज को हमने डिवाइड कर दिया, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, 4 टाइप में हो गए। अब इसके बाद आता है मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, काइनेसिस, ये हो गया। अब काइनेसिस के केस से पहुंचते पहुंचते हमने देखा 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया। अगर यह मियासिस होता तो मियासिस को हम अलग कर देते। जो आपने प्रोफेज को देखा, ये सबसे लंबा टाइम ऑफ इंटरवल लेता, सबसे लंबा समय अंतराल लेता ये। और अर्ली प्रोफेज को जगह पर हम कहते हैं लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पाइकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेस। 5 टाइप में आ गए, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पाइकीटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 आ गए। 5 किस में आए? 5 जो है मियासिस में आए, लेकिन माइटोसिस में कितने आए? 4। अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज, प्रोमेटाफेज। प्रोमेटाफेज के बाद फिर आ जाइए मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एट लास्ट काइनेसिस। तो काइनेसिस पर हम पहुंच चुके हैं, और काइनेसिस में यहां पर आकर के आपने देखा कि जो सेल का निर्माण हो रहा है, या 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, और ये जो दोनों पुत्री कोशिकाएं हैं, यह गुणसूत्रों की संख्या में, अर्थात अपने गुणों के रूप में अपने पेरेंट्स से, अपने जो है पैतृक कोशिका से पूर्णतया मेल करती हैं, पूर्णतया संतुष्ट होती हैं, पूर्णतया उसी के अनुरूप होती हैं। तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि माइटोसिस सेल डिवीजन में लाइव विटगस टर्न्स टू द लाइव, जैसे ही माता पिता होते हैं सेम वैसे ही संतानें होती हैं। मियासिस के केस में अगर हम जाएंगे तो वहां पर गुणसूत्रों का विभाजन 2 बार होना है, वहां पर गुणसूत्रों का विभाजन 2 बार होना है, केंद्रक का विभाजन 2 बार होना है, जीवद्रव्य का विभाजन 2 बार होना है, और कोशिकाएं जो है बननी 2 बार हैं। पहली बार में 2 बनेगी, दूसरी बार में 2 बनेगी। इस तरह से दोनों मिलाकर के कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 4 कोशिकाएं बन जाएगी। तो आपने एक सिंपल सा रेफरेंस देख लिया है माइटोसिस और मियासिस का। अब हमारा अगला टॉपिक होगा मियासिस सेल डिवीजन, जो हम अपने 3rd लेक्चर में आपको देंगे। तब तक के लिए जो है हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग हमारा जो चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी, इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब तक ये लॉकडाउन चलेगा हमारा लेक्चर रेगुलर चलता रहेगा। और लेक्चर के बाद भी जो लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ पर आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पूरी तरह से सुरक्षित रहिए, और किसी के साथ आप जो है हाथ न मिलाइए, बात आराम से करिए, मास्क का हमेशा यूज करिए। आप इसको आप करेंगे, यह आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि जानकारी ही बचाव है, यह तो सभी जानते हैं। लेकिन जानकारी करते हुए भी अगर हम अपने को प्रोटेक्ट ना कर पाए तो लोग कहेंगे देखिए वो पढ़ा लिखा मूर्ख है। तो माय डियर फ्रेंड्स,
ऐसा कहने का अवसर आप किसी को मत दीजिएगा। आप जानकार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ लिख रहे हैं, अगर किसी से बात करना हुआ तो आप मास्क का यूज करिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आए दिन उत्तरोत्तर जो है कितनी तेजी के साथ ये कोरोना वायरस बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, आपको अपने चैनल के माध्यम से या जो है सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, आप सभी लोग जो है पूरी तरह से घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा साबुन से हाथ धोइए। हाथ धोने के बाद आप हाथ धोने का टाइम ऑफ इंटरवल कम से कम 20 सेकंड का होना चाहिए। आप 20 सेकंड तक आराम से जो है पूरे फिंगर को आप लोग धोइए, हाथ तक कलाई तक हाथ को पूरी तरह से साफ करिए। अगर आप पहन सकते हैं, ऐसे प्लेसेस पर जाते हैं तो ग्लव्स का यूज करिए, मास्क लगाइए हमेशा के लिए, और ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में न आइए जो इफेक्टेड हों, उनसे आप दूरी बनाए रखिए। तो इस तरह से मैं अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आज मैंने माइटोसिस का टॉपिक पूरा किया है। सो हमारा अगला टॉपिक मियासिस का होगा। जो हमारा अगला टॉपिक मियासिस का होगा, इस मियासिस के टॉपिक को बताने के बाद तब हम बताएंगे वायरस के विषय में, और वायरस के विषय में जब हम बताएंगे तो जो है एड्स का वायरस क्या होता है, और वहीं पर मैं टोटल क्लियर करूंगा कि कोरोना का वायरस क्या है। अभी तक आप लोगों ने वायरस एक जो है सुन रखा है, अब ये कोरोना का वायरस क्या है, अपने यहाँ पहुंचकर किसकी स्थिति कमजोर क्यों हो गई, इफेक्टेड तो कर रहा है, कोई सिम्टम तो नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, कोरोना से इफेक्टेड आ रहा है, सिम्टम नहीं है फिर भी इफेक्टेड है। तो क्यों है, कैसे है, क्यों आ रहा है, इसका वायरस क्या अटैक कर रहा है, बॉडी को किस सिस्टम को डैमेज करता है, कौन सा सिम्टम है इसका, सारे पॉइंट्स पर हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद। और एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल कादरी कोचिंग क्लासेस, अलीमुद्दीन शेख कादरी मेरे कोचिंग क्लासेस है, कादरी कोचिंग क्लासेस, और मेरा चैनल यूट्यूब चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी। आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर रेगुलर आपको लगातार आपको जो है नई बातों की खोज जो हो रही हैं, उन पर आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, लगातार आपको बताते रहेंगे। हम आपसे फिर से विदा लेते हैं, धन्यवाद।